रहा था सभी लोगों से कि अभी जैसा हमारा जुलाई एंड हो गया है और अगस्त शुरू होने में बस 4-6 दिन बचे हैं। तो इसके बाद 15 अगस्त के बाद कुछ चीनी मिलें मानसून प्लांटिंग कराती हैं। और मानसून प्लांटिंग एक क्यों कौन सा करना आयो। मानसून प्लांटिंग क्यों करना चाहिए? अधिक उपज मिलेगी और अधिक लाभ होगा, अधिक आमदनी मिलेगी। उसके लिए क्या करना होगा? मानसून की बुआई 15 अगस्त के बाद से शुरू करनी होती है। और सबसे पहले मिट्टी को हमें उस लायक बनाना है कि उसका पीएच, उसका जो कार्बनिक कंपाउंड है वो बना रहे। उसके लिए क्या करना होगा? या तो गोबर की खाद मिलानी होगी उसमें, या डीकम्पोज प्रेस मड। और जब आप खेत की तैयारी करेंगे तो उस टाइम गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिला के उसका प्रयोग अवश्य करें। और जो ये मानसून की प्लांटिंग की जाती है, ये ट्रेंच में बीच में नहीं की जाती, ये ट्रेंच की साइड में की जाती है, जिससे कि ट्रेंच में यदि बारिश हो जाए तो पानी ना भरने पाए। ठीक है जी। और इसमें आप 118, 15-0-23, 13-235, 14-201, हालांकि 14-201 का बीज अभी चीनी मिल एरिया में नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि ऑटम में हम आपको प्रोवाइड कराएं। 15-0-23 हमने टिश्यू कल्चर प्लांट लगाए थे, और जहाँ जहाँ लगाए थे कुछ एक को छोड़ के बाकी सभी जगह बहुत अच्छी चल रहे हैं। और 13-235 भी हमारे पास बहुत अच्छी चल रही है, उसका बीज भी हम ऑटम में प्रोवाइड कराएंगे। और इसकी एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? इसके लिए आपको ऑटम में गन्ने के साथ सरसों बोनी, आलू बोना, या पत्ता गोभी, चना, टमाटर, मिर्च या गाजर, जो भी आप उचित समझें, ये इंटरक्रॉप में आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और कभी भी मानसून या शरद ऋतु में दो आंख बड़ी सेट नहीं बोना चाहिए। और यदि आपने भूमि को तैयार, अपने खेत को तैयार करते समय ट्राइकोडर्मा का प्रयोग नहीं किया है, तो हर संभव कोशिश करें कि रैक्सिल और गाउचो के साथ उसका उपचार किया जाए। क्योंकि इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे रैक्सिल और गाउचो के ट्रीटमेंट से। रैक्सिल से आपके खेत में फंगस नहीं लगेगी, और गाउचो से आपके खेत में दीमक नहीं लगेगी। तो दोनों का बचाव हो जाएगा एक ही चीज़ से, एक ही उपचार से। ठीक है जी। लेकिन यदि आप खेत की तैयारी के समय ट्राइकोडर्मा डालने या तो भूल गए हैं या नहीं डाल पाए हैं, तो आप बुआई के समय भी डाल सकते हैं, बशर्ते कि आपने लिक्विड ट्राइकोडर्मा का कल्चर तैयार किया हुआ हो। ट्राइकोडर्मा लिक्विड 1 लीटर लेना है 200 लीटर पानी में, और उसमें 2 किलो गुड़ मिलाकर उसको 48 घंटे के लिए छाया में ढक के रख देना है। और जब आप के उस 200 लीटर के कल्चर में बुलबुले उठने बंद हो जाएं, तो आपका कल्चर तैयार हो गया है। उसको आप मशीन में लें और कूड़ पर बीज के ऊपर डालते हुए चले जाएं। उससे दोनों चीज़ हो जाएंगी, आपका बीज भी उपचारित हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी मिट्टी भी उपचारित हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि आपको किस चीज़ से कितना नुकसान होता है। देखिए, यदि आप अपने खेत में, जैसा अभी अमनप्रीत जी बता रहे थे कि मैंने लोडिस लगाई उससे वीड खत्म हो गए, तो वीड से आपका 45% नुकसान होता है अकेले खरपतवारों से। और यदि आप बीमारी की बात करें तो बीमारी से 20% नुकसान होता है। और जो आप कीड़े मकोड़े आपके खेतों में लगते हैं, उससे आपको 30% का नुकसान होता है। और बाकी अदर जिसमें आपकी नील गाय, सुअर,
और आपके और दूसरे जानवर या आदमियों द्वारा तोड़े जाने की जो घटनाएं होती हैं, उनसे मात्र आपका 5% का नुकसान होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने खेत में कभी भी वीड्स जो खरपतवार होते हैं उनको उस तादाद में ना बढ़ने दें कि आपको नुकसान की स्थिति में पहुंचना पड़े। मोर यील्ड और मोर इनकम, यानी कि आप अधिक पैदावार लेंगे तभी तो अधिक पैसा आएगा आपकी जेब में। और उसके लिए क्या करना होगा, ट्रेंच में आप बुआई करें, और ट्रेंच में बुआई करने के साथ साथ आप जो आपको सूट करता है, गोभी करता है, आलू करता है, या फिर आपको मिर्च करती है सूट, या आपको गेंदा भी बहुत अच्छा लगता है इस पीरियड में, गेंदा आप लगाएंगे तो उससे इनकम बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपका पैदावार भी बढ़ेगी। ये सब करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ अभी हम चीनी मिल क्षेत्र में एक जो पुरानी वैरायटी है, हालांकि काफ़ी पुरानी है लेकिन आप लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर नहीं हुई है, उसके लिए आपको 118 ये पहला जो फोटो है, ये आपका इस साल का है, अभी 1 महीने पहले का फोटो है ये। और सेकंड फोटो जो है ये पिछले साल का है, इसमें साइंटिस्ट साइड में खड़े हुए हैं चेक करते हुए। और ये इसके बाद इस साल की थर्ड रैटून है, ये किसान भी खड़े हैं साथ में, मनीष कुमार जी, ये आपको खड़े होकर दिखा रहे हैं कि मेरा ये 118 कैसी खड़ी है तीसरी पेटी। तो कुछ किसानों का भ्रम है कि 118 की पेटी नहीं होती। तो आपके सामने मैं फोटो इसीलिए दिखाए हैं सभी को कि जिससे कि आप सबको ये पता चल जाए कि 118 की पेटी भी होती है और 118 बहुत अच्छा पैदावार भी होता है। ये मिस्टर मनीष कुमार हैं, थर्ड ईयर की जो पेटी ले रहे हैं, ये कुरलकी के रहने वाले हैं। और ये इसके साथ वाला जो फोटो है ये भी इन्हीं के खेत का है और 118 लास्ट ईयर का है ये। और ये पहला जो फोटो है ये सचिन है मिरकपुर के, उनके खेत का इस साल का फोटो है ये। इसके साथ साथ ये आप देखिए, ये खेत ऑटम में ही लगाया गया था, 3 फीट पे 2 लाइन थी, उसके बाद अगली 2 लाइन 7 फीट पर थी। और जब इन्होंने इस खेत को बोया तो उस टाइम इन्होंने इसके साथ में आलू लगाया था, और आलू की खुदाई करने के बाद में फिर बरसीम बोया था। और इन दोनों फसल से जो पैदावार हुई है वो इनके खर्चे में यूज हो गई, और साथ ही साथ जो गन्ने की पैदावार हुई वो 113 कुंटल पर बीघा हुई है। तो मैं आप लोगों से केवल यही बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस को लेकर जो अभी भी आम किसानों के बीच में धारणा है कि 2 फीट या 2.5 फीट पे ही गन्ना बोना चाहिए, वो गलत है। यदि आप 7 फीट 8 फीट नहीं कर सकते हैं, मत कीजिए, कम से कम 4 फीट तो कीजिए। 4 फीट पे आप गन्ना बोएंगे कम से कम, तो आपके गन्ने की मोटाई बढ़ेगी, और मोटाई बढ़ने से फिर आपके गन्ने का वजन भी बढ़ेगा और पैदावार बढ़ेगी। पैदावार बढ़ेगी तो आपकी जेब में पैसा अच्छा आएगा। अब आप देखिए, मैं आपको एक नक्शा दिखा रहा हूँ फैक्ट्री एरिया का। ये हमारी फैक्ट्री एरिया का पूरा नक्शा है, इसमें सभी की सर्किल अलग अलग बनी हुई हैं। अब इसमें ज़्यादातर सर्किल हल्की नीली दिखाई दे रही हैं, केवल 5 सर्किल ऐसी हैं
जिसमें पीला कलर है। पीले कलर का मतलब हुआ कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मीडियम है, और जहाँ हल्की नीली दिखाई दे रही है, इन सभी सर्किल में, इन सभी गांव में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक जैवांश जो है वो बहुत कम है। और बहुत कम होने से क्या होता है, ये मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ कि यदि आपके ऑर्गेनिक जीवांश कम होगा तो उसका आपकी ज़मीन का पीएच डिस्टर्ब होगा, और पीएच डिस्टर्ब होने से क्या क्या होगा ये देखिए। यदि आपके खेत की पीएच कम ज़्यादा होती है, यदि नाइट्रोजन आप अपने खेत में डाल रहे हैं और आपकी खेत की पीएच 8.5 से ज़्यादा हो गई, तो आप कितना भी नाइट्रोजन डाल लें, कितना भी यूरिया डाल लें, आपके फसल को वो यूरिया नहीं मिलेगा। इसी तरह फास्फोरस, यदि मिनिमम 6 पीएच है और अधिकतम 7 7.5 पीएच है, इस बीच में यदि आपकी मिट्टी की पीएच रहेगी तो आपकी फसल को फास्फोरस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पोटाशियम और सल्फर, इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है, 5 से 10 के बीच में है। इस बीच में हमारी फसल को ये दोनों पोषक तत्व मिलते रहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये दोनों 6 से 8.5 के बीच में मिलते हैं। आयरन, जिसको आप लोहा बोलते हैं, वो 3 से 7 के बीच में है। मैग्नीज 5 से 7 के बीच में, और बोरोन 4.5 से 7 के बीच में मिलता है, और कॉपर 4 से 7.5 के बीच में। इस तरह ये एक रेंज है सभी पोषक तत्वों की। यदि पोषक तत्व आपकी फसल को मिलेगा तभी आपकी फसल में पैदावार बढ़ेगी, और यदि आप पोषक तत्व अर्थात यूरिया, डीएपी, पोटाश, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम सब कुछ डाल रहे हैं, लेकिन आपकी मिट्टी की जो पीएच है वो डिस्टर्ब है, तो आप कितना ही डाल लें आपकी फसल की पैदावार नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने खेत में प्रत्येक वर्ष, यानी कि जब भी आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं उस समय आपको गोबर की खाद या चीनी मिल की मैली सड़ी हुई डालना अति आवश्यक है। यदि इन पोषक तत्वों की कमी होती है गन्ने में या आपके दूसरे फसल में, तो आपके पौधे की पत्तियों का रंग या पौधे की पत्तियों का क्या सिम्टम्स होता है वो एक छोटे से फोटो में मैं दिखाया हूँ कि बोरोन यदि आपके खेत में कम हो जाएगा तो आपकी फसल की पत्तियाँ सिकुड़ जाएंगी, और वो सिकुड़ के मरने लगेंगी, सूखने लगेंगी। कैल्शियम की भी स्थिति ये आती है कि वो पीला पड़ जाएगा, और उसकी जो वो है बढ़वार वो रुक जाएगी। सल्फर में पीलापन हो जाता है, और आयरन में भी पीलापन होता है, लेकिन सल्फर और आयरन में ये अंतर है कि सल्फर में उसकी जो मिडरिब है, जो शाखाएं हैं पत्ती के अंदर, वो दिखाई नहीं देती, जबकि आयरन में वो अलग अलग दिखाई देती है। मैग्नीज में हल्का पीलापन रहेगा लेकिन उसमें धब्बे पड़ेंगे। कॉपर में भी पीलापन रहेगा, लेकिन उसमें जैसा आयरन में उसकी जो शाखाएं थी पत्तियों की वे हरी हरी दिखाई देती थी, और कॉपर में वे हरी नहीं दिखाई देती, वे पीली हो जाती है। इस तरह ये मैं एक सभी उसका आपको आइडेंटिफिकेशन के पर्पज़ से एक फ़ोटो दिखाया है, जिससे कि आपको सबको ये पता लगे कि मेरे खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। इसके बाद पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले फसल वृद्धि करने के लिए आप अपने खेत का पीएच मेंटेन करके रखें, क्योंकि खेत का पीएच मेंटेन होगा तो जो आप फर्टिलाइज़र डालेंगे वो आपकी फसल को उपलब्ध होगा। अब बहुत सारे किसान
ये कहते हैं मैंने यूरिया डाल दिया, लेकिन यूरिया कितना डाल दिया? यदि हम साइंटिफिक रिकमेंडेशन देखते हैं तो आपको नाइट्रोजन 150 केजी अर्थात यूरिया 340 से 350 किलो प्रति हेक्टेयर का मतलब 15 बीघे। आपके देवबंद क्षेत्र में 15 बीघे है, आपके मुजफ्फरनगर में 12.5 बीघे है, कुछ जगह जैसे मेरठ में 12.5 है, लेकिन मुजफ्फरनगर और देवबंद में ये 15 बीघे है। तो 15 बीघे में आपको 340 किलो यूरिया डालना होगा। फास्फोरस जिसको आप डीएपी, एनपीके या सुपर के द्वारा दे सकते हो। यदि आप इसको सुपर के द्वारा अर्थात रामबाण के द्वारा देना चाहते हैं तो 80 किलो को आप फास्फोरस 80 किलो को यदि सुपर के द्वारा देंगे तो 450 किलो आपको सुपर डालना पड़ेगा 15 बीघे में। इसी तरह पोटास है, 60 किलो डालना होता है और 60 किलो को पूर्ति करने के लिए आपको 100 किलो पोटास डालना पड़ेगा, एमओपी। तो ये तो हमारे में पोषक तत्व है जिनकी हमें हमारी फसल को बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम ये द्वितीयक पोषक तत्व है जिनकी मात्रा तो काफ़ी पड़ती मतलब आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन उनकी मात्रा मुख्य पोषक तत्व जो NPK उनसे काफ़ी कम आवश्यकता होती है इनकी। इसके बाद आपके फसल को जो आवश्यकता होती है वो जिंक, लोहा, तांबा, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम और सिलिकॉन, इनकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इनकी आवश्यकता इतनी नहीं होती कि आपको इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में डालना पड़े। ये केवल ppm में आवश्यकता होती है और उसी से ही ये आपकी फसल की पैदावार बढ़ा देते हैं। क्योंकि जो आपकी फसल में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट में, तो उनमें क्या है कि वो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। वे अपने आप कुछ नहीं करते, वे केवल दूसरे पोषक तत्वों को अवेलेबल फॉर्म में कराते हैं। पानी और इसलिए इनकी मात्रा जितनी रिकमेंडेड है केवल वो ही डालना चाहिए। इसकी ज़्यादा मात्रा डालने से मिट्टी में विषाक्तता अर्थात इनकी एंटी रिएक्शन हो जाता है, जिससे कि फसल की पैदावार बढ़ने की बजाय घट जाती है। इसलिए जितनी रिकमेंडेशन है उतना ही डालना चाहिए। अब आती है बीमारी, क्योंकि आजकल बीमारी का पीरियड चल रहा है। तो बीमारी कौन कौन सी बीमारी है? सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लिक्विड ट्राइकोडर्मा और PSB है, वो सॉरी सूडोमोनाज। और इनको किस तरह ड्रम में तैयार करते हैं? ये ड्रम है तैयार कल्चर का, इसमें ये बुलबुले उठने बंद हो गए, केवल ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इनको इस तरह ढक के और छाया में रखना है और इनको तैयार करना है। पोखा बोइंग ये एक बीमारी है जो आज पिछले 4 साल से आप इससे भयानक रूप से लड़ रहे हैं और आपके खेतों में ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसका सबसे पहला जो लक्षण होता है वो पत्ती आपस में ऐंठना होता है, पत्ती आपस में उलझ जाती है। दूसरा लक्षण ये है जो पहला फोटो है, इसकी जो मिडरिब है ये आपस में मतलब इस तरह बट सी जाती है। इसके बाद फिर तीसरी है कि ऊपर की पत्तियां जो होती हैं में जल सी जाती है और फिर लास्ट में आपका गन्ना बिल्कुल फुट दिखाई देता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग
स्टेप हैं। पहले स्टेप पे आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में यदि मिलाकर उसका छिड़काव कर दें तो उसी से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी स्टेज में आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 से 500 ग्राम प्लस स्टेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना पड़ेगा और इसके बाद आपके इसमें प्रभावी नियंत्रण होगा। लेकिन यदि आपने इन दोनों स्टेप को नहीं लिया है तो तीसरे स्टेप में आपको टेबुकोनाजोल 250 से 300 250 ml पानी 250 ml दवाई टेबुकोनाजोल और 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करना पड़ेगा। यदि आप टेबुकोनाजोल नहीं लेना चाह रहे, वो महंगी पड़ रही है, तो आपको थियोफिनेट मिथाइल सस्ती पड़ेगी और ये 250 ग्राम 250 लीटर पानी में घोल के इसका स्प्रे कर दें। कुछ किसान भाई कहते हैं कि स्प्रे नहीं कर पाएंगे, लेबर नहीं मिल रही है या टैंकर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको मात्रा डबल करनी होगी और मात्रा डबल करने से आपको उसको 20 किलो यूरिया में मिला के 1 एकड़ में बहुत अच्छी नमी हो खेत में तब इसको डालना होगा। ये आपको फोटो दिखाया जा रहा है रेड रोट कि रेड रोट को किस तरह आप पहचान पाएंगे। ये सबसे पहला जो फोटो है पत्ती की मिडरिब जो होती है उसमें लाल स्पॉट आ जाते हैं और वो लाल स्पॉट पत्ती के ऊपर भी और पत्ती के नीचे भी दोनों साइड में यदि दिखाई देते हैं, जैसे उसके रुद्राक्ष की माला है उस तरह ये बन जाते हैं यहाँ, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। तो आपके खेत में 100% आप कंफर्म कर सकते हैं बिना खेत में जाए कि आपके खेत में रेड रोट है। लेकिन यदि आप तब भी कंफर्म नहीं हो रहे हैं या आप खेत में घुस के आप गन्ने को देख के कंफर्म करना चाह रहे हैं तो आप खेत में घुसें, गन्ने को बीच से चीरें, तो चीरने पे आपको ये दिखाई देगा कि आपके गन्ने का बीच का जो हिस्सा है वो सफ़ेद और लाल हो जाएगा। लेकिन यदि आपने कोई दवाई इसको कंट्रोल करने के लिए नहीं डाली है और ये बढ़ता जा रहा है तो आपकी लास्ट स्टेज ये हो जाएगी, आपका गन्ना सूख जाएगा और ये बहुत हल्के उसमें ही टूट भी जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको बुआई के समय स्वस्थ बीज लेना चाहिए, मिट्टी और बीज दोनों का उपचार करना चाहिए। किस तरह करें? 50 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में 2 किलो ट्राइकोडर्मा मिलाएं और उसको भूमि को तैयार करते समय, जो आप खेत तैयार कर रहे हैं उस समय, खेत तैयार करते समय इसको शाम के समय पपेड़ के और जुताई कर दें। या वो नहीं कर सकते तो फिर 1 से 2 लीटर ट्राइकोडर्मा लें, 2 किलो गुड़ लें और 200 लीटर पानी में 48 घंटे मिला कर रख दें और उसकी ड्रेंचिंग करें। जब आप के खेत में कहीं कोई रेड रोट का सिम्टम्स दिखाई दिया है, मान लिया आपकी पत्ती पे लाल स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये ट्राइकोडर्मा ड्रेंचिंग करें, 400 लीटर कर दें इसको। जहाँ 1 से 2 लीटर है ये 1 ना लें, फिर इसको 2 लीटर लें और ये 400 लीटर पानी लें और तब इसको ड्रेंचिंग कर दें लाइन में शाम के समय। यदि आप ब्यात जब शुरू होता है और आपके खेत में कोई सिम्टम्स भी नहीं है और लेकिन आपको डर लग रहा है कि कहीं रेड रोट ना आ जाए, जैसा कि अभी आप बिजनौर या बिजनौर से आगे चलेंगे तो काफ़ी क्षेत्र में दिखाई देता है कि रेड रोट आया हुआ है, तो उससे डर के हमें अपने खेतों को बचाने की आवश्यकता है। और उसके लिए जो ब्यात का समय था उस समय आपको 400 से 500 ग्राम थियोफिनेट मिथाइल 400 लीटर पानी में घोल के बहुत अच्छे से ऊपर से नीचे तक गन्ने का
भिगो के पौधे को और उसका छिड़काव करना था, बहुत अच्छे से भिगो के। तो उसमें भी आपके खेत में रेड रोट का बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर साहब मैं जा रहा हूँ, मुझे स्प्रे करने जाना। अब आपके खेत में कुछ कीड़े लगते हैं, सबसे पहले रूट बोरर है। अब कई किसान भाई जब गन्ना सप्लाई करते हैं गेट पर या सेंटर पर, वो कहते हैं खेत में रेड रोट लग गया। वो रेड रोट बीमारी को नहीं समझ रहे, वो कह रहे हैं कि जब गन्ना काट रहे हैं तो नीचे से लाल निकल रहा है। वो रेड रोट नहीं है, उसका मतलब है उस किसान के खेत में जड़ बेधक लगा हुआ है, रूट बोरर। और जिस खेत में रूट बोरर लगता है उसकी जब गन्ना काटते हैं तो जड़ और जड़ की साइड का गन्ना दोनों लाल हो जाती हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये बीमारी नहीं है, ये कीड़ा है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको 2 बार, पहला ब्यात के समय क्विनल फोर्स 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डालना पड़ेगा। उसके बाद 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से दूसरी जो खुराक देनी होगी वो अगस्त में देनी होगी, जिससे कि जब आपकी गन्ने की कटाई हो तो उस समय आपके खेत में रूट बोरर का कोई प्रकोप ना रहे। ये है टॉप बोरर, जिसको आप चोटी बेधक कहते हैं। ये सबसे पहले फोटो में आपको इसके अंडे दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे एक उसके रूप में रहते हैं, गुच्छे के रूप में, और गुच्छे को ये एक झिल्ली से ढक के रखते हैं। दूसरा फोटो जो है वो गन्ने के बीच में इसकी सुंडी है, और तीसरा फोटो इसका एडल्ट यानी कि इसकी तितली है, और चौथा फोटो जो है वो इसके जो लार्वी है, जो इसका कीड़ा है, उसने किस तरह खाया है कि आपके गन्ने में जगह जगह छर्रे के नुमा निशान बने हुए हैं। ये इसकी पहचान है कि जो मिडरिब और मिडरिब के गोप, गन्ने की गोप जो होती है, गोप के साथ में 3 पत्ती होती हैं, तीनों में छर्रे की तरह इसके निशान बन जाते हैं इसके लगने से। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? इसको कंट्रोल करने के लिए वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि टॉप बोरर के नियंत्रण के उपाय, टॉप बोरर में एक फसल चक्र में 4 जीवन चक्र पूरे होते हैं टॉप बोरर के। एक फसल चक्र में 5 जीवन चक्र पूरे होते हैं टॉप बोरर के। और 15 मई से 5 जून के बीच में यदि आपका पौधा और पेडी में यदि आपने इंटरकल्चर ऑपरेशन किया है तो 15 मई से 5 जून के बीच में कोराजन का प्रयोग करना जरूरी है। 150 ml प्रति एकड़ 400 लीटर पानी में घोल कर ड्रेंचिंग के द्वारा देना होता है। यदि आप पेडी में जहां आपने पत्ती फैलाई हुई है या इंटरकल्चर ऑपरेशन नहीं किया है तो वहां पर आपको फर्टेरा या वर्टाको 7.5 किलो प्रति एकड़ 5 जून तक हर हालत में उपयोग करना है। यदि आप इसके बाद इसका उपयोग करते हैं तो आपके खेत में टॉप बोरर आने की संभावना 99% हो जाती है। अभी भी मेरे पास 1-2 किसान का फ़ोन आता है कि मेरे खेत में चोटी बेधक लगा है, और मैं जब उससे पूछता हूं कि फर्टेरा, वर्टाको या कोराजन डाली है क्या, तो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं डाली। तो यदि अभी नहीं डाली तो फिर कब डालेंगे? फिर डालने का समय ही नहीं रहता है। इसलिए इसको जब इसका समय है तभी डालना ज़रूरी है। समय के बाद आपको भूख लगी है 12 बजे और आप रोटी खाओ 4 बजे, क्या फ़ायदा होगा आपकी रोटी खाने का? तो इसलिए जब भी आपके खेत में दवाई की आवश्यकता है तभी आप दवाई डालें। आजकल एक सबसे भयानक प्रकोप चल रहा है फॉल्स आर्मी वर्म का। यह तीसरा फोटो जो है आपको दिखाई दे रहा है,
ये जगह जगह से फोटो आ रहे हैं कि मेरे खेत में सुंडी लगी है, मेरे खेत में सुंडी लगी है। इससे इसमें फोटो में पहला फोटो है ब्लैक बग का जो काली काली चींटी सी दिखाई दे रही है, दूसरा फोटो है पायरिले का और तीसरा फोटो है फॉल्स आर्मी वर्म का। अभी ब्लैक बग और पायरिला इन दोनों का समय लगभग हो चुका है। इक्का दुक्का कहीं कहीं आपको पायरिला दिखाई दे सकता है, उसके लिए कोई ज़्यादा परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका पैरासाइट भी अब डेवलप हो रहा है। ह्यूमिडिटी बन गई है खेतों में, तो पैरासाइट डेवलप हो जाएगा। और यदि बाई चांस पैरासाइट खेत में आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपने जो ज्वार चेरी बोई हुई है उसमें ज़रूर आ गया होगा इसका पैरासाइट। तो उसमें से पत्ती तोड़ के आप गन्ने के खेत में डाल दें, तो उसी से वहाँ पैरासाइट डेवलप हो जाएगा। आपने देखा होगा ज्वार की खेत में सब पत्ती पे सफ़ेद सफ़ेद जाले से बन जाते हैं, वो इसका पैरासाइट होता है पायरिला का। उसको पत्ती को तोड़ के यदि आप खेत में डाल देंगे गन्ने के, तो आपका पायरिला का पैरासाइट आपके गन्ने के खेत में भी डेवलप हो जाएगा। अब बात आती है इसकी तीसरे इंसेक्ट की, कि आपके खेत में तीसरा इंसेक्ट भी डेवलप हो गया है, काफ़ी जगह आ रहा है, तो इसके लिए क्या करें। इसको कंट्रोल करने के लिए मैं अभी तीनों की बता रहा हूँ, लेकिन जो लास्ट में है वो स्पेशली फॉल्स आर्मी वर्म का है। प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन, जो अलग अलग नामों से आता है मार्केट में, साइप्रो, रॉकेट या हमला या और बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम से आता है। उसकी 500 मिलीलीटर मात्रा। और यदि आपको अपनी फसल की बढ़वार अच्छी रखनी है, तो उसमें NPK 20-20-20 भी मिला दें तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 किलो NPK और 300 लीटर पानी में मिला के इसका 1 एकड़ में स्प्रे करें, तो आपके खेत में ब्लैक बग और पायरिला ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके खेत में सुंडी लगी हुई है जो पत्ती काट रही है, तो उसके लिए आपको एक नया मॉलिक्यूल आया है मार्केट में, स्पिनेटोर्म, जो ब्रांड नेम जिसका लार्गो या XYZ और भी कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता। इसका 100 ml या एक दूसरा मॉलिक्यूल है EM1, इन दोनों में से कोई सी एक दवा लेकर 100 ml प्रति एकड़ 250 लीटर पानी में मिला कर इसका स्प्रे कर देंगे, तो आपको दूसरे दिन ही आप रिजल्ट दिखाई देगा। इस आपके खेत में जो सुंडी लगी हुई है में लगभग समाप्ति की ओर पहुंचेंगे। तो ये आज का थोड़ा सा ज्ञान शेयर करने की बात हुई है, लेकिन मैं अभी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आप सबके हैं, अभी केवल 22 लोग जुड़े हुए हैं, इन 22 में जो भी कुछ पूछना चाहें प्लीज़ पूछिए। दीपक बाबू। हेलो। हाँ दीपक नमस्कार बाबू डॉक्टर बोलिए। साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हाइट के लिए फिलहाल क्या स्प्रे लगेगा गन्ने में? हाँ, हाइट के लिए आपने ग्रुप में भी डाला है, हाइट के लिए ज़्यादा परेशान हो गए जी जी। हैं। हाइट के लिए आपको जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दीजिए, 4 ग्राम प्रति एकड़। डॉक्टर साहब, इसके साथ NPK या कुछ लग सकता है? आवाज़ कम है आपकी, थोड़ा सा पास लीजिए। मैं बोल रहा हूँ इसके साथ NPK लग सकता है हाँ या लगा अकेला ही दीजिए, लगेगा? नहीं नहीं लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। कमलेश जी ठीक आप है भी डॉक्टर कुछ साहब, ठीक, बताएंगे धन्यवाद। क्या? नहीं सर, आप ठीक। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा शशि भूषण जी, आप कुछ बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? अमनप्रीत जी।
हाँ जी सर। हाँ जी हाँ। सर गन्ने में जैसे हमने किलेटेड जिंक की स्प्रे कर सकते हैं सर? दूसरा हेलो, बोल रहा है अभी। किलेटेड जिंक की स्प्रे कर सकते हैं सर? आवाज क्लियर नहीं है, आवाज थोड़ा वो कीजिए। मिक्स करके। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। सर मैं कह रहा था कि चिलेटेड जिंक में एनपीके सर आपकी चिलेटेड जिंक के साथ में आप डीएपी, सुपर या पोटाश कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपकी वो विदाउट चिलेटेड जिंक आती है उसके साथ नहीं मिलाना। ठीक है सर। और हेलो। 1 एकड़ के लिए सर आधा किलो बहुत है सर। जी हाँ जी हाँ, चिलेटेड जिंक काफ़ी है। और उसमें जिब्रेलिक एसिड डाल सकते हैं अच्छा, स्प्रे के लिए? स्प्रे के लिए सर? स्प्रे के लिए आपको चिलेटेड जिंक की आवश्यकता होगी 250 ग्राम 1 एकड़ में। ठीक हेलो हेलो सर। हाँ जी हाँ, बताएं। है सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये डीएपी के साथ और कैल्शियम नाइट्रेट लग सकता है क्या जी? जिब्रेलिक हाँ, एसिड मिक्स कर सकते हैं? हेलो। डाल सकते हैं जी। डीएपी प्लस कैल्शियम नाइट्रेट। जी हाँ, डाल सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और बताएं, और कोई? डॉक्टर साहब कैल्शियम नाइट्रेट की कितनी मात्रा डाल दी? कैल्शियम नाइट्रेट 3 से 4 किलो पर बीघा। 3 से 4 किलो। हाँ जी, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट जब आप डालेंगे तो उसको डालने के बाद में मिट्टी लगनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। अच्छा जी, ऐसे डालेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने का? उससे बेहतर है कि आप स्प्रे कर दीजिए फिर कैल्शियम नाइट्रेट का। अच्छा जी। जी हाँ। और डॉक्टर साहब एक असोजे का नया भी कोई नया वैरायटी दिलवा दो असोजिया बोने के लिए। असोज में हम आपको 13235 मुजफ्फरनगर से अवेलेबल कराएंगे। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब हमारे होंगे जो हम। जॉइंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर वीरेश जी, उनसे मेरी बात हो गई अच्छा है जी। और वो अक्टूबर में देने के लिए तैयार है। ठीक है डॉक्टर साहब। आप जितनी जल्दी आप खेत तैयार कर लेंगे अक्टूबर में, 15 सितंबर के बाद, तभी आपको अवेलेबल करा देंगे, आपको लेटर लिखवा के दे देंगे और वहाँ से ले लेंगे। बस हमारी तो अब जब चेरी कटन लग चेरी काट लेंगे जब खाली हो जाएगा तो बैग अपना तैयार कर लेंगे। नहीं, तैयार करो, उसमें खाद भी तो डालना पड़ेगा, चाहे तो प्रेस में डालो चाहे हाँ खाद डालो। खाद गिरेंगे जी। जी जी हाँ डाल बिल्कुल। देंगे। लेकिन दिवा दीजिए 2 बीघे अभी। दिवा जो डॉक्टर साहब जरूर बीज। हाँ जी हाँ, बिल्कुल दिलाएंगे। बात होगी मेरी अच्छा डॉक्टर विदेश जी से। अच्छा, तुम तो आपसे ही करेंगे बात। और बताएं जी। हाँ जी बताएं सचिन जी, बड़ी देर से आए हो। ये तो जुड़ी नहीं। हेलो हाँ जी। सर, प्रदीप। हाँ जी हाँ प्रदीप बताएं। बोल सर जी। जो टेक्निकल रीजन से गन्ने की हाइट और उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए आज के टाइम में? अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो हमारी जो हाइट है और मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए? देखो, अभी गन्ना बनने की प्रक्रिया चल रही है, इसकी आप अगस्त में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप इसकी थिकनेस और इसकी हाइट को लेकर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको परेशान होने की नहीं सर, आवश्यकता है एक्चुअली अगस्त में। नहीं, एक्चुअली जो मेरे पास जितनी भी ऑटम और ये जो सिंपल प्लांट है वो है, तो हाँ उसमें हाँ ना तो सर कोई रोग है हाँ अभी, ना ही हाँ। उसके अंदर ऐसी कोई सिम्टम है कि उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट या किसी फर्टिलाइजर की कमी दिख रही है। जी तो हाँ। मैं यही पूछना चाह रहा था कि उसकी हाइट और थिकनेस के अकॉर्डिंग कहीं मेरा गन्ना थोड़ा पीछे तो नहीं है? देखो, ऐसा होता है कि जो साइंटिफिक
रिकमेंडेशन होती हैं या हम भी हर साल डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो अगस्त ऑनवर्ड करते हैं। अगस्त में तो हम बता देंगे कितनी एवरेज थिकनेस आपके गन्ने की होनी चाहिए। जी सर। ठीक है जी, क्योंकि ठीक है सर। क्योंकि जुलाई जो होती है, जुलाई आपकी ग्रांड ग्रोथ फेज में आती है, और इस गन्ने में आपके गन्ने की पैदावार बहुत तेजी से चलती है, इसलिए इसमें कम या ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक क्वेश्चन और सर, ये ह्यूमिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड में दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ह्यूमिक एसिड जो होता है, डॉक्टर साहब हेलो, हाँ जी सर। ह्यूमिक एसिड हेलो, आपकी मिट्टी में मिलके आपके गन्ने को, आपकी फसल को न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराते हैं, और जिब्रेलिक एसिड आपकी फसल में बढ़वार को, उसके रूट सिस्टम को डेवलप करता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब एक सवाल और है डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ बताएं। एक जो आपने बताया अभी ये स्पेनिटोर्म बताया जो सुंडी के लिए, क्या जी? स्पेनिटोर्म बताया जो आपने अभी हाँ जी, हाँ, थोड़ी देर पहले। लार्गो के नाम से। हाँ जी, इसका कोई विकल्प भी है जी? और क्या जी? विकल्प इसका है तो कुछ महंगा प्रोडक्ट है, कुछ सस्ता भी है इससे कुछ? एक EM1 के नाम से है। अच्छा जी, EM1। हाँ जी, हाँ। अच्छा, असरदार है जी ये सुंडी पे? हाँ जी, हाँ, दोनों असरदार है। अच्छा, ये जो पर अपना फोर्स प्लस साइड पर नहीं काम करती जिसमें? ये सुंडी जो अभी फॉल्स आर्मीवर्म आया हुआ है, इस पे ये इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि स्टार्टिंग में हमने इसको चेक करके देखा है तो उस पर रिजल्ट नहीं मिला, इसीलिए हमने स्पिनेटोर्म आपको रिकमेंड किया है। जी ठीक है सर। डॉक्टर साहब इसका विकल्प एक इमामेक्टिन भी है। क्या जी? शायद इसका एक विकल्प स्पेनिट्रोम का इमामेक्टिन है। आवाज थोड़ी कम आई है आपकी। मैं बोल रहा हूँ स्पेनिट्रोम का विकल्प इमामेक्टिन वेंजोनेट है सर। हाँ हाँ, EM1 के नाम से जो आई है वो है। हाँ जी, EM जो 1 है उसमें यही साल्ट है जी? हाँ, EM1 वही साल्ट है इसमें। हाँ जी, वही साल्ट है जी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब। जी जी बताएं। हेलो। हाँ जी। कहीं टूर वूर करा दो, बरसात का टाइम चल रहा। क्या हुआ? हेलो। कहीं घुमा दो किसी सेंटर वेंटर। अच्छा, बरसात का पूरा आनंद लेना चाहते हो? लगता है कहीं कम रेंज में है आप। डॉक्टर साहब कहीं सेंटर वेंटर घुमा दो, ठल्ली पड़े। जी जी, अभी अगले जो चीज आप बता रहे हैं, अगले महीने आपको देखते हैं, डॉक्टर साहब कहीं किसी रिसर्च सेंटर पे घुमाएंगे। नहीं तो कम है, इसे पर आप घुमा दो, कहीं टूर बना दो। जी 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 बिल्कुल। लंबे से यार 2-4 दिन को। ठीक, 2-4 दिन को। अरे अभी तो डॉक्टर साहब बरसात चल रही। हाँ, सही बात है जी, सही बात है। हाँ जी, अक्टूबर में करवा दो कभी। जी हाँ, चलो ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छी जानकारी दी जी। ओके जी, ओके, धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके साहब, नमस्कार सभी को। धन्यवाद सर। लगा दो चक्कर एक आधा। थैंक यू सर।